वेलकम फ्रेंड्स। आरआरबी जेई मेडिकल कराने वाले साथीगण, आप लोग का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप आरआरबी जेई के मेडिकल के बारे में कुछ बतलाइए। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो में आरआरबी जेई का मेडिकल किस तरह से हो रहा है उसको मैं पूरा अच्छा से इलिबोरेट करने का प्रयास करूंगा, जिस तरह से कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का किया था। जैसे ही आपका डीबी कंप्लीट होता है तो आपके जो ई कॉल लेटर है उस पर एक स्टाम्प लगा देते हैं कि आपको इस हॉस्पिटल में जाकर के इस तारीख को रिपोर्ट करना है। और उसके बाद आपको 9 नंबर काउंटर पे, जो कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन के अपोजिट साइड में ही है, वीआईपी पार्किंग के बगल में, वहाँ पे जाकर के आपको 9 नंबर से 24 रुपया का आपको मेडिकल मेमो कटवाना होता है। आप वहाँ से मेडिकल मेमो के नाम पे एक टिकट जैसा मिलता है जिस पे आपका नाम लिखा होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस पर नाम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मेडिकल मेमो कटेगा, उसके बाद आपको उस हॉस्पिटल में जिस तारीख को रिपोर्ट करना है उस तारीख को 9 बजे रिपोर्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप उस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करिएगा तो उसके बाद आपको वहाँ पे एक फॉर्म आता है जो आपको आरआरबी मुंबई है वो उस हॉस्पिटल को एक फॉर्मेट भेजती है, मतलब आपका डिटेल दिया जाता है उनको। उस डिटेल पे वो साइन करवा लेंगे। उसके बाद से एक एक का मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। और मेन मकसद इसमें ये होता है कि आपका आइडेंटिटी चेक करवा जाता है। आधार कार्ड बिल्कुल आप लेके जाइएगा, आपको ई कॉल लेटर के साथ आधार कार्ड का भी आवश्यकता पड़ेगा। तो आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा, वो वहाँ पे मांगेंगे, आधार कार्ड नंबर भी लिखेंगे। वेरीफाई करने का मतलब एक इसका मेन मकसद होता है कि उसको वेरीफाई करना होता है। आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको लाइन से बैठा दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, जिसमें पहला प्रोसेस ये होता है कि आपको बीपी चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर का चेक किया जाएगा। फिर आपका कुछ चेस्ट का एक्सरे होता है। आपको कौन कौन सा टेस्ट होता है वो मैं इस वीडियो में अभी बतलाता हूँ। सबसे पहला टेस्ट होता है वो बीपी का टेस्ट होता है। उसके साथ साथ आपको एक्सरे करवाया जाएगा। एक्सरे में चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा, इतने दूर का चेस्ट का एक्सरे। जैसे ही जो भी आप कपड़ा पहन रखे होंगे वो आपको उतारने को बोला जाएगा। बनियान है तो वो बनियान को नहीं उतारने बोलेंगे। वो इसलिए उतारने बोलते हैं, जैसे ये बटन है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका एक्सरे में अलग सा पिक्चर बन के आएगा, तो इसलिए उसको उतारने बोलते हैं। उसके बाद आपको एक्सरे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे साइन करना रहेगा। एक फॉर्मेट दिया जाता है एक्चुअली, उसमें फॉर्मेट पे आपका नाम लिखा होता है, आपके फादर का नाम लिखा रहता है, रोल नंबर, इस तरह के कुछ कुछ डिटेल्स होते हैं। मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपका सिग्नेचर होता है, थंब होता है। तो कुछ रहते हैं जो आपको भरना होता है। और साथ ही साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि क्या आप को कभी मेडिकल से अनफिट किया गया है कि नहीं, आपका बीपी नॉर्मल रहता है कि नहीं, आपको नर्वसनेस होता है कि नहीं। तो मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं उसका आंसर नो होता है। मतलब फर्स्ट पेज में जो भी ऑप्शन है उसमें नो 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 करके आपको फिलअप कर देना है। आप पढ़ के भरिएगा, ऐसे नहीं कि नो भर दीजिएगा। जैसे ही आप वो फिलअप करिएगा और उस पर जिस जिस डिपार्टमेंट में वो जाइएंगे वहाँ पे एक फॉर्मेट रहता है जिसमें लिखा रहेगा, जैसे एक्सरे रहेगा तो एक्सरे के सामने आपका साइन होगा और एक्सरे जो कर रहे टेक्नीशियन वो साइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरे होने के बाद हम लोग का हुआ यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में यूरिन का सैंपल लेंगे और जो उसके बाद वो साइन करके दे देंगे। जहाँ पे सैंपल कलेक्ट होता है उससे पहले वो साइन करके दे देंगे और एक पर्ची दे देंगे, आप उसका सैंपल दे दीजिएगा और वो प्रोसीजर फाइनल हो जाता है। उसके बाद मेन जो टेस्ट है उसमें एक पेज का वो है आपका आई का टेस्ट। आई का टेस्ट ही मेनली मेन टेस्ट है इसमें। आपके आरआरबी के जितने भी रिक्रूटमेंट है उसमें हम लोग को जो इसमें स्टैंडर्ड चाहिए वो A3 स्टैंडर्ड चाहिए और A3 स्टैंडर्ड या बिलो चाहिए। तो A3 स्टैंडर्ड और बिलो के लिए आपका जो आई का पावर होना चाहिए वो 6/9 होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको जब आई के टेस्ट पे आप जाइएगा तो उसमें आपको सबसे पहले तो नियर विजन का टेस्ट किया जाएगा। एक बुक रहेगा जिसमें छोटे छोटे अक्षरों लिखा रहेगा, उसको आपको हिंदी इंग्लिश सारे लैंग्वेज में लिखे रहेंगे। आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे वो पढ़ सकते हैं। और वो जो एक टेक्नीशियन होंगे जो आपको पढ़वाएंगे आपको रेंडमली बोलेंगे इस लाइन से पढ़ना स्टार्ट करो, फिर उसके नीचे वाला पढ़ना स्टार्ट करो। तो अलग अलग साइज के उसमें लिखे होते हैं, मतलब 6/6 होता होगा या 6/6 नहीं, N6 बोलते हैं उसको। नियर विजन 6, नियर विजन N9 होता है, N6 होता है। तो वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद
कलर विजन के लिए जो बुकलेट आता है वो आपको रैंडमली खोल के पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ मित्र बोल रहे थे कि आप उसको पढ़ के जाइएगा तो याद हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रैंडमली 10 पेज बाद भी खोला जाएगा या फिर 2 पेज बाद खोला जाएगा, इस तरह से पेज खोला जाएगा। आपको वहाँ पे पढ़ना होता है, जो 72, 75 या 9, 8 जो लिखा है वो आपको पढ़ना होगा। और जिसमें पाथ दिया होता है उस पर एक ब्रश दिया जाएगा, ब्रश से आपको वहाँ पे डिनोट करना रहेगा, चलाना रहेगा। उस पर चलाने को बोलेंगे कि बताइए कि कौन सा पाथ है, कैसे कैसे गया है। ये टेस्ट हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो गया, नियर विजन का टेस्ट हो गया। उसके बाद टेस्ट होता है एक डिस्टेंस विजन का। डिस्टेंस विजन में क्या है कि मेरा मेडिकल था वो नागपुर में था, और नागपुर में और अधिकांश जगह पे मैं यही सुना हूँ कि सीकट टेस्ट हो रहा है। सीकट टेस्ट में क्या होता है कि एक ब्लैक बॉक्स बना रहता है वुडन का, उसमें अलग अलग साइज के सी के आकार का बना होगा, और उसको पीछे रोटेटर लगे होंगे, जिसको डॉक्टर है वो अपने हाथ से रोटेट करेंगे और आप उसको पढ़ेंगे। तो 32 से स्टार्ट होता है 6/32 और 6/6 तक, उसमें 6/5 तक लिखा होता है। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग को क्या हुआ कि 6/6 तक लोगों को पढ़ाया गया। 6/6 मतलब होता है 6 लीटर का साइज है और 6 मीटर की दूरी से पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही आपको वो पढ़ाया जाता है तो आपको पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो उनको बोलना है कि धुंधला दिख रहा है। फिर वो बढ़ाएंगे 6/9 करेंगे, फिर 6 वो ही नहीं पढ़ पा रहे तो 6/12 करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है नियर विजन और डिस्टेंस विजन। लेकिन हमारे केस में कुछ बच्चों को 6/6 पढ़ाया गया, लेकिन जब वो उनको मेडिकल का जो देखे स्टैंडर्ड, उसके बाद वो देखे कि 6/9 है, तो रिमेनिंग सारे बच्चों को, 2 बच्चों को 6/6 पढ़ाया गया था और बाकी रिमेनिंग वालों को 6/9 ही पढ़ाया गया। और स्टैंडर्ड भी यही है कि 6/9 ही चाहिए होता है इसमें। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद जैसे ही आप डिस्टेंस विजन पढ़ लेते हैं तो इसमें कुछ लोगों को और भी शंका होगा कि सर जिनका चश्मा है उनका क्या करना है। तो जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उनको याद करके एक जो आपका चश्मा का पावर है वो लिखवा के जाना है डॉक्टर से। डॉक्टर का साइन उस पर होना चाहिए, मतलब कि एक प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है कि आपका आँख में इस पावर का चश्मा है, और वो जमा लेंगे उसका फोटोकॉपी। समझ में आ रहा है आपको? तो वो आपको लेकर ही जाना है। अगर आप नहीं बन लिए हैं तो जहाँ भी मेडिकल हो रहा होगा उसके आसपास में कोई ना कोई ऐसा सेंटर होगा जो कि बना के दे देता है। साथ में कैरी करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे दौड़ भाग हो ही जाता है, कुछ दूरी तो जाना ही पड़ता है, और उसके कारण आपका शेड्यूल भी थोड़ा डिले हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप चश्मा का जो पावर है वो लेके जाइएगा। और जब फिजिकल वो टेस्ट करते हैं ना, तो नौकनी भी वो टेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो फ्लाइट फुट भी चेक कर रहे हैं। आपको खड़ा कर देंगे और पीछे की ओर पैर घुमाने बोलेंगे, और वो प्रॉपरली हाथ से टच करके डॉक्टर है वो चेक कर रहे हैं। तो फ्लाइट फुट भी चेक होगा, नौकनी भी चेक होगा, क्योंकि वो आपको सीटअप करने बोलेंगे, आपको बैठने बोलेंगे, पुशअप करने के लिए बोलेंगे। मतलब जो उनको इच्छा होगा वो आपको एक्सरसाइज करवाएंगे जो उनको लगेगा। और आपको बैठने के लिए बोलेंगे कि आप इंडियन टॉयलेट में कैसे बैठते हैं उस तरह से बैठ के दिखाओ, या फिर बोलेंगे कि उठक बैठक करो। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं। वो मेनली चेक करते हैं कि आपके सारे लिम्स हैं, सारे जोड़ हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, नौकनी है कि नहीं, आप दौड़ पा रहे हो कि नहीं, आपका फ्लैट फुट तो नहीं है। इस तरह के सारे टेस्ट उसमें हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये स्मूथली सबका हो जाता है। 10 का 10 था, 10 को आराम से हो गया। वो पूछते हैं कि आपको कभी ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, आपका कोई रॉड तो शरीर में नहीं पड़ा है, आपका कभी हाथ तो नहीं टूटा है, पैर तो नहीं टूटा है। इस तरह के सारे टेस्ट उसमें कराए जाते हैं। बोलते हैं कि खाना खा के नहीं जाइएगा, तो आप भी खाना खा के मत जाइएगा, क्योंकि वो 12 से 1 बजे के बीच में आपको खाने का मौका दे देते हैं, कोई भी मेडिकल जहाँ भी हो रहा है। तो उस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद जैसे ही सब कुछ प्रोसीजर हो जाएगा, तो हालांकि ये काम थोड़ा सा बहुत सारे लोग आते रहते हैं। जैसे एएलपी वाले लोग होते हैं जिनको 4 साल में, 3 साल में एज के अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए, या फिर एएलपी वाले लोग हों, या फिर स्टेशन मास्टर हो, या फिर रेलवे का कोई भी स्टाफ हो, चाहे जेई हो, चाहे सेक्शन इंजीनियर हो, सारे लोग आते हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं ऑफिस में जो री मेडिकल करवाने वाले रहते हैं, तो उनको भी समय लगता है करवाने में, तो आपको समय देना पड़ता है। तो हम लोग को तो 2 दिन लगा नागपुर में। हम लोग को 4 तारीख का रिपोर्टिंग टाइम था, तो 4 तारीख और 5 तारीख को शाम को रिलीज़ किया गया। तो इतना समय हम लोग को लगा। तो आप लोग भी प्रिपेयर होकर जाइएगा। मोस्टली जैसे सुन रहा हूँ कि भुसावल में एक ही दिन में कर रहे हैं, कल्याण में एक ही दिन में कर रहे हैं,
तो हो सकता है कि एक दिन में रिलीज कर दें, लेकिन आप प्रिपेयर होकर जाइएगा कि 2 दिन तो लगेगा। और जो जिनको चश्मा लगता है उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, तो वो इस बात के लिए श्योर होकर जाइएगा। थोड़ा सा लगेगा कि आपको, हाँ, समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक जगह आपको बैठा दिया जाएगा, फिर प्रोसीजर आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद होगा, फिर आप बैठे रहिएगा। तो इसी तरह का होगा मेडिकल, आपको ऐसे ही होगा। फिर जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो आपको 2 फोटो, स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो आपसे 1 फ़ोटो लिया जाता है। उसके बाद जब आपको फाइनल होने को होता है, जब साइन करवाने वाले होते हैं, तो आपको 2 फोटो अलग से रहेगा, वो वहाँ पे चिपकाना होगा उनके फॉर्मेट पे, और मेडिकल मेमो पे जिस पे फिट लिख के वो देंगे उस पे 2 फोटो लगता है, क्योंकि वो 2 कॉपी होता है। तो 2 फोटो लगेगा, मतलब टोटल 3 फोटो का वहाँ पे आवश्यकता है। एक आधार कार्ड का आवश्यकता है और एक इक्वल लेटर का वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। मेडिकल मेमो मांगा नहीं गया था हमारे पे, तो इतना ही चीज़ों का आवश्यकता है। फ़ोटो लगाने के बाद आपको वहाँ पे थंब लिया जाएगा, 5 जगह थंब का इंप्रेशन लिया जाएगा और 5 जगह उसके नीचे साइन लिखा दिया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस समय आप साइन या मोहर कर रहे होंगे तो उसके नीचे ही लिखा रहेगा फिट या अनफिट, है ना। तो वो आप वहाँ पे देख ले सकते हैं, जब आप मोहर करने जाएंगे तो आप वो देख लीजिएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब वो आप मुहर और साइन, जब आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा ना, तो वहाँ पे बगल में आपका आइडेंटिफिकेशन भी लिखा रहेगा। तो आप वो डॉक्टर अपने हाथ से लिखते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन आपको आरआरबी लिख के दिया है वो आपको मैच कर रहा है कि नहीं। तो वो लिख देंगे कि हाँ, आइडेंटिफिकेशन इसका मैच कर गया, और बगल में एक प्रति रहेगा, एक कॉपी रहेगा, जिसपे वो प्रॉपर लिखेंगे कि आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है। जो कट मार्क है या फिर मोल है या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो अपने बाई हैंड डॉक्टर है वो लिख के देंगे, और उसको बिल्कुल मैच करके आइएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम में जब जाइएगा तो वो चेक किया जाएगा। तो हो रहा था कि क्या री मेडिकल के लिए क्या प्रोसीजर है। तो पहले आप अनफिट वो घोषित करेंगे, तो ऐसे ही अनफिट आपको वो नहीं कर देंगे। उसके लिए कमेटी का गठन होता है। जैसे एक डॉक्टर चेक किया, आप अनफिट किसी चीज़ में अगर उनको लग रहा है, तो वो क्या करेंगे कि एक कमेटी बनाएंगे, 4 लोगों या 3 लोगों डॉक्टर का, और वो लोग डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे 3 लोगों के रिकमेंडेशन के बाद ही कुछ अनफिट वाला चीज़ें आती है। हालांकि मैं 10 लोग हम लोग का थे, उसमें 10 को पास कर दिया गया, सारों को फिट घोषित किया गया। मेडिकल में रिजेक्ट अभी बहुत कम ही किया जा रहा है। अगर आपको कोई जांच में समस्या अगर उनको दिखेगा, जैसे एक्सरे में कुछ समस्या दिखा, यूरिन में कोई समस्या दिखा, या फिर और भी किसी बीपी वगैरह में, तो बीपी तो 2-3 बार लिया जा रहा है। हालांकि डिजिटल जो स्पेग्नोमैनोमीटर है उससे लिया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन हाँ, वो 130-140 तक का एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 10 स्टूडेंट थे हमारे साथ, उनमें से किसी को बीपी का समस्या नहीं हुआ। अगर उनको किसी चीज़ में खामी दिखता है तो वो आपको टाइम देते हैं, और हो सकता है तो वो आपको किसी हॉस्पिटल में भेज सकते हैं, जहाँ से जांच करवा के लाने को बोलेंगे। मान लेते हैं किसी हॉस्पिटल में कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए एक्सरे मशीन काम नहीं कर रहा है, तो वो बोलेंगे कि बाहर से एक्सरे करवा करके आ जाओ। तो आप शांति मन से जाइए, इसके बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं, और कूल माइंडेड रहिए। मेडिकल में ज़्यादा कोई समस्या नहीं हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, और भी कोई समस्या है तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट करिए, या फिर हमारे टेलीग्राम पे लिखिए। मेरे को जहाँ तक नॉलेज होगा मैं आपका सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। और जो भी हमारे नए साथीगण देख रहे हैं, जो रेलवे एएलपी के साथीगण देख रहे हैं, जो आगे उनको लगता है कि अभी 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे, वो लोग साथीगण देख रहे हैं, तो वो लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का गाइडेंस आपको रेलवे के बारे में, एसएससी के बारे में, क्योंकि मैं अभी एसएससी के थ्रू जॉब कर रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। आप लोग को जो भी समस्याएं होंगे उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।